क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? पूजा? सर, डिमेरिट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के डिमेरिट्स पढ़े थे? यस सर। केमिकल इक्वेशन के डिमेरिट को रिमूव करने का मेथड बताए थे? नो सर, नहीं। डिमेरिट से बताया था। अच्छा, केमिकल इक्वेशन के डिमेरिट्स को रिमूव करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ाया गया है अभी? नो सर। चलिए ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक ना? यानी टॉपिक है हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हाउ टू मेक द केमिकल equations more informative। केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं, या ये कहा जा सकता है मेथड्स of removing the demerits of chemical equations। केमिकल इक्वेशंस के डिमेरिट्स को रिमूव करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, इसको लेकर आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सभी लोग अपने कॉपी में टॉपिक नेम लिख लीजिए, हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक ना? हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। या इसी को हम लोग कहते हैं मेथड्स ऑफ रिमूविंग द डिमेरिट्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस के डिमेरिट्स को रिमूव करने के मेथड्स। ठीक ना? सभी को टॉपिक नेम लिखा गया? सभी लोग लिख लिए हैं? यस सर। चलिए, इसमें फर्स्ट डिमेरिट क्या था, राधा बताएंगी। केमिकल इक्वेशन का पहला डिमेरिट क्या है? डिमेरिट पहले जानेंगे तब तो उसको हटाने का मेथड जानेंगे। फर्स्ट डिमेरिट क्या पढ़े हैं, राधा बोलिए। Chemical equation does not represent the physical state of chemical substances. यस, केमिकल इक्वेशन केमिकल सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हम लोग पहले से क्या जानते हैं, फिजिकल स्टेट 3 स्टेट्स में होता है। कोई भी केमिकल सब्सटेंस 3 स्टेट्स में रहता है। केमिकल सब्सटेंस का 3 फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाला केमिकल सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो उसके लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एस सिंबल यूज करते हैं उसके नजदीक। लिक्विड के लिए एल यूज करते हैं और गैस के लिए जी यूज करते हैं। पहले समझ लेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे। पहले लैंग्वेज इसका हम लोग लिखाएंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद साउंड आ रहा है जी। निकिता, पढ़ने नहीं बैठती।
कई लोगों के साथ बैठ जाती है, तो अपने में डिस्टर्ब होगी, दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगी। देखिए, तो फर्स्ट डिमेरिट में क्या कहता है कि केमिकल इक्वेशन के डिमेरिट्स को अगर रिमूव करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला डिमेरिट को हटाने के लिए क्या करेंगे कि फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करना हो केमिकल सब्सटेंस को, तो सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L और गैसियस सब्सटेंस के लिए G सिंबल यूज करते हैं। जैसे देखो, सपोज दैट एग्जांपल में रहा H2 प्लस O2, H2O, इसको रिप्रेजेंट करना है तो हाइड्रोजन गैस है, G लिख दिए, ऑक्सीजन भी गैस है, G लिख दिए, वाटर लिक्विड है, L लिख दिए। दूसरा C प्लस O2, CO2, कार्बन सॉलिड है, S लिख दिए, ऑक्सीजन गैस है, G लिख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, G लिख दिए, Na प्लस Cl2, NaCl, सोडियम क्या है, सॉलिड है, S लिख दिए, क्लोरीन गैस है, G लिख दिए, सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, S लिख दिए। नहीं तो इस तरह से मान लिया जा रहेगा Al प्लस O2, Al2O3, एल्युमिनियम यहाँ सॉलिड है, S लिख दिए, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, G लिख दिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड सॉलिड है, S लिख दिए। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट केमिकल सब्सटेंस का रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G सिंबल यूज करते हैं। लिखिए, सभी लोग लिखिए, तो we write S for solid, we write S for solid, L for liquid, L for liquid, and G for gas, and G for gas, near the symbol and formula of chemical substances, near the symbol and formulas of chemical substances in chemical equation, in chemical equation to represent their physical states, to represent their physical states. लिखा गया जी, फर्स्ट लिखा गया सभी का? यस सर। चलिए ठीक, अब एग्जाम्पल लिखिए, बोर्ड पर जो एग्जाम्पल लिखा गया उसको लिखिए। लिखा हुआ हो जाए तो बोलेंगे। सर लिख लिए। सभी का हो गया जी? यस सर। चलिए ठीक है, अगला अब हम लोग जानेंगे सेकेंड
डिमेरिट को लेकर हम लोग समझते हैं। सेकेंड डिमेरिट क्या है? Chemical equation does not. श्री प्रिया बताइए। Yes, sir. Chemical equation does not represent the change in temperature during chemical reaction. हाँ, सेकेंड डिमेरिट ये कहता है कि केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में होने वाले चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अभी ये मेथड्स ऑफ रिमूविंग द डिमेरिट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। जैसे ही कंप्लीट होगा तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। उसमें बताया जाएगा कि चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है, रिएक्शन को पूरा होने में हीट बाहर निकलता है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट यूज होता है। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट को क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है, केमिकल सब्सटेंस को हीट करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो प्रोडक्ट के साइड हम लोग क्या करते हैं? प्लस हीट लिखते हैं। और इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट के साइड क्या करते हैं? माइनस हीट लिखते हैं। ठीक ना? क्या करना है जी? प्रोडक्ट के साइड केमिकल इक्वेशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्लस हीट लिखेंगे तो पता लग जाएगा कि ये रिएक्शन को पूरा होने में हीट रिलीज हो रहा है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट के साइड माइनस हीट लिखेंगे तो ये पता लग जाएगा कि इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हीट देना पड़ रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है रिएक्शन में। जैसे देखिए यहां से सेकेंड लिख रहे हैं, देखिए C+O2 CO2 प्लस हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए जो है लिख दिए कार्बन ऑक्सीजन से के प्रेजेंस में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हीट रिलीज करता है, प्लस हीट लिख दिए। उसी तरह S+O2 SO2 सल्फर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, हीट रिलीज करता है। CH4 प्लस O2 मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होकर क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस हीट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और हीट को रिलीज करता है। उसी तरह इथाइल अल्कोहल C2H5OH ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे CO2 बनेगा, H2O बनेगा और हीट रिलीज होगा। यहाँ भी कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का होल 2 प्लस हीट रिलीज होता है। ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोडक्ट के साइड क्या कर दिए? प्लस हीट कर दिए। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन अगर रहेगा तो उसके लिए प्रोडक्ट के साइड क्या करेंगे? माइनस। जैसे देखो N2 प्लस H2 NH3 अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे तब अमोनिया बनेगा। यानी इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है, तब अमोनिया बनता है। उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो वाटर बनेगा। यानी यहाँ भी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। यहाँ भी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक ना? उसी तरह फिर और आगे अगर देखें तो KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। यानी इस रिएक्शन को पूरा होने में भी हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, माइनस हीट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। यानी यहाँ भी माइनस हीट होगा। तो इस तरह से
एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्लस हिट होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के साइड क्या लिखते हैं, माइनस हिट। आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए लिखिए, इसमें लिखना है we write plus heat in product side. We write plus heat in product side for exothermic reaction. सर फिर से बोलिए तो अच्छे से आवाज नहीं आ रहा। We write plus heat in product side. We write plus heat in product side for exothermic reaction and minus heat in product side and minus heat in product side for endothermic reaction and minus heat in product side for endothermic reaction to represent the change in temperature. To represent the change in temperature during chemical reaction. To represent the change in temperature during chemical reaction. चलिए लिखिए, सारा इक्वेशन लिखना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए 5 इक्वेशन लिखा हुआ है, एंडोथर्मिक के लिए भी 5 लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में 5 इक्वेशन लिखिए। रिपीट करिए तो। क्या हुआ जी? एग्जाम्पल लिखिए बोर्ड पर से। हो गया सभी का? Yes, sir. सब लोग लिख लिए जी, बोलिए। नो सर। हाँ लिखो, जल्दी लिखो। हो गया सर। सभी का हो गया? यस सर। Yes, sir. हाँ चलिए ठीक है। इसके बाद आगे अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन का नेक्स्ट डिमेरिट्स और उसको रिमूव करने के मेथड्स को लेकर हम लोग जानेंगे। निशांत आप बताइए, थर्ड डिमेरिट क्या है? Chemical equation does not represent the formation of gas during chemical reaction. हाँ, केमिकल इक्वेशन क्या करता है? केमिकल रिएक्शन के दौरान
रिलीज होने वाले गैसेज का इंफॉर्मेशन नहीं देता है, नहीं ना देता है। केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में रिलीज होने वाले गैसेज का इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो केमिकल इक्वेशन में रिलीज होने वाले गैसेज को रिप्रेजेंट करना हो तो उसमें क्या करते हैं, गैसेज के नजदीक अपवर्ड एरो सिंबल देते हैं। अपवर्ड एरो सिंबल, ऊपर की ओर एरो सिंबल। जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं इसमें। ये थर्ड है, तीसरा है। देखिए जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो फॉर्म करता है ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो H2 के बाद क्या करेंगे, अपवर्ड एरो सिंबल दे देंगे, ऊपर की ओर एरो सिंबल दे देंगे। उसी तरह अगर सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो NaCl फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो H2 के आगे जो है प्लस सिंबल दे देंगे। AClO3 पोटेशियम क्लोराइड को अगर हीट करोगे तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा ना, और प्लस पोटेशियम क्लोराइड के बाद फिर क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। तो O2 के बाद सिंबल अपवर्ड एरो सिंबल देंगे। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं, ZnO बनता है और CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनता है। CO2 के बाद अपवर्ड एरो सिंबल दे देंगे। Na2CO3 का रिएक्शन HCl से होता है तो NaCl बनता है, H2O फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद अपवर्ड एरो सिंबल देंगे। आई बात समझ में? तो केमिकल इक्वेशन में गैस फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, इसमें हम लोग को अपवर्ड एरो सिंबल देना है। गैसियस सब्सटेंस के बाद अपवर्ड एरो सिंबल देंगे। लिखिए, we write upward arrow symbol, we write upward arrow symbol near, we write upward arrow symbol near gaseous substance in chemical equation. We write upward arrow symbol near gaseous substance in chemical equation to represent the formation of gas, to represent the formation of gas। हो गया? We write upward arrow symbol near gaseous substance in chemical equation to represent the formation of gas during chemical reaction, to represent the formation of gas during chemical reaction। इसमें एग्जांपल्स में 5 इक्वेशंस दिए गए हैं। इस इक्वेशंस को लिखिए फॉर्मेशन ऑफ गैस के लिए। सर हो गया। सभी का हो गया जी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। इसके बाद अब हम लोग अगला पढ़ेंगे
पहले बोर्ड को क्लीन कर लें। ये तीनों समझ में आ गया सभी को? निशांत, यस सर। श्री प्रिया जवाब दीजिए। 3 अभी जो है मेथड सिखाया गया है केमिकल इक्वेशन के डिमेरिट्स को रिमूव करने का, समझ में आया? Yes, sir. तानिया बताएंगी। तानिया तो पिछला क्लास एब्सेंट कर चुकी हैं। बोलिए तानिया। यस सर, समझ आ गया। समझ में आ रहा है? पहले का जो छूटा हुआ है उसको जरूर पूरा कीजिएगा ताकि और बेहतर समझ में आए। पूजा बताएंगी। Yes, sir. समझ में आ रहा। संजना Yes, sir. और निकिता हैं। निकिता बताइए। समझ में आ गया जो? यस सर। हाँ, क्योंकि अभी यस सर सब कुछ बोल रहा है, फिर आगे पूछेंगे भी। लास्ट में पूछा जाएगा, ठीक ना? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अगला हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ बताइए संजना। फोर्थ डिमेरिट क्या है? Chemical equation does not represent the formation of precipitate during chemical reaction. हाँ, केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होने वाले प्रेसिपिटेट का भी नॉलेज नहीं देता है, जानकारी नहीं देता है। तो ये कैसे हम लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक ना? तो देखिए इसको लेकर समझते हैं कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए कहता है कि प्रेसिपिटेट जिस केमिकल सब्सटेंस का फॉर्म होता है उसके बाद हम लोग डाउनवर्ड एरो सिंबल दे देते हैं, नीचे की ओर एरो सिंबल देते हैं, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन रिप्रेजेंट होने लगता है। फॉर एग्जांपल देखिए, सोडियम सल्फेट Na2 SO4 बेरियम क्लोराइड से इसका रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्म होगा बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, तो डाउनवर्ड एरो सिंबल दे दिए, और प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड भी बनता है। उसी तरह फिर देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 NaCl से रिएक्शन करता है तो AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, सिल्वर क्लोराइड का डाउनवर्ड एरो सिंबल दे दिए, और प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट भी बनाता है। उसी तरह लीड नाइट्रेट PbNO3 Ki प्लस KNO3, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस के नजदीक डाउनवर्ड एरो सिंबल दे देते हैं, नीचे की ओर एरो सिंबल दे देते हैं, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का नॉलेज मिल जाता है। लिखिए फोर्थ में वी राइट डाउनवर्ड एरो सिंबल, we write downward arrow symbol near chemical substances. We write downward arrow symbol near chemical substances. We write downward arrow symbol near chemical substances to represent the physical states of chemical substances. We write downward arrow symbol near chemical substances to represent the physical states of chemical substances. क्या ना फिजिकल स्टेट नहीं है, थोड़ा सा गलती हो रहा है, फिर से मिला लीजिए। We write downward arrow symbol near chemical substances to represent the physical state काटिएगा, to represent the formation of precipitate
to represent the formation of precipitate during chemical reaction. To represent the formation of precipitate during chemical reaction. एक बार फिर से मिला लीजिए. We write downward arrow symbol near chemical substances to represent the formation of precipitate during chemical reaction. लिख लिए सभी लोग? Yes, sir. चलिए, ये 3 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, इसको लिखिए. Sir, done. हो गया, पूरा हो गया. Yes, sir. सभी लोग लिख लिए? Yes, sir. चलिए देखिए, अगला डिमेरिट को लेकर हम लोग समझेंगे. नेक्स्ट डिमेरिट क्या है, पूजा बताएंगी. पूजा, नेक्स्ट डिमेरिट आप बताइए. Chemical equation does not represent the nature of solution participated in chemical reaction. हाँ, केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले सॉल्यूशन के नेचर नहीं बताता है. 9th में पढ़े थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है निशांत? निशांत बताइए. सॉल्यूशन सॉल्वेंट के बेसिस पर कितने टाइप का होता है? सॉल्यूशन बनाने में किस तरह का सॉल्वेंट यूज किया गया, इस बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? पता नहीं सर, भूल गया. भूल गए? Yes. तान्या, आपको पता है? सर एक 9th मिनट के देखिए. टॉपिक बोल रहे बोलिए. तानिया, राधा बताएंगी. सर 3 टाइप का होता है. अच्छा, कौन कौन होता है? वो याद ही नहीं आ मतलब अंदाज से पूछो, बोल दिए. अंदाज नहीं. संजना, Sir, homogeneous, heterogeneous. सॉल्यूशन होता है जी. वो Sir, तो मैं बताऊं? मिक्सचर होता है मैं ना. बताती हूँ. सर, एक डाइल्यूटेड होता है, 2 टाइप्स का होता है. गलत है. पूजा सर, बताएंगी. Aqueous solution और non-aqueous. हाँ, बिल्कुल सही. अरे सॉल्यूशन बनाने में सॉल्वेंट के रूप में वाटर अगर यूज करोगे तो उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे. और सॉल्यूशन बनाने में सॉल्वेंट के रूप में वाटर को छोड़कर अदर सब्सटेंस यूज करेंगे, जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे. नहीं, फिर 9th में भी पढ़े होंगे कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स. ये कितने टाइप का होता है श्री प्रिया? कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? सब बोल गया, सब नहीं पढ़ता है बढ़िया से. श्री प्रिया, संजना,
अरे सर 9th मास बाय मास, क्या? सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ही ना होता है सर। ये कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन का टाइप है। पता नहीं सर, याद नहीं है। तो 9th पढ़ के आए हैं तो 9th यहाँ नहीं ना पढ़ाया जाएगा, 10th ना पढ़ाया जाएगा। 9th वाला टॉपिक जो यूज है उसको तो समझ करके क्लियर करना पड़ेगा ना। कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन 2 टाइप्स का, कंसंट्रेट सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, पढ़े हैं 9th में। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन का नेचर रिप्रेजेंट करना रहे, 3 तरह का सॉल्यूशन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कंसंट्रेट या डाइल्यूट या फिर एक्वस। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्क लिखते हैं, CONC, कंसंट्रेट का शॉर्ट फॉर्म। डाइल्यूट के लिए डिल लिखते हैं और एक्यू के लिए, एक्वस के लिए AQ लिखते हैं। सॉल्यूशन एक्वस रहे तो AQ लिखेंगे सॉल्यूशन के फॉर्मूला में नजदीक में, कंसंट्रेट रहे तो कॉन्क लिखेंगे, डाइल्यूट रहे तो डिल लिखेंगे। जैसे देखो ऊपर जो 3 एग्जांपल दिया गया है इसमें एक्वस सॉल्यूशन यूज होता है, तो यहाँ AQ लिख देंगे नीचे में, तो पता लग जाएगा कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है, यहाँ एक्वस है। ये तीनों भी इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है वहां एक्वस सॉल्यूशन यूज होता है, तो AQ लिख दिए, तो पता लग गया कि सॉल्यूशन AQ है। उसी तरह जिंक का रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट यूज होता है, तो यहाँ डिल लिख दिए। उसी तरह जिंक का रिएक्शन अगर HCl से करा दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ZnCl2 फॉर्म होगा और H2 गैस रिलीज होगा। यहाँ भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट यूज होता है, तो डिल लिख दिए। तो पांचों ही इक्वेशन में सॉल्यूशन का नेचर पता लग रहा है कि सॉल्यूशन Yes, sir. डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है या AQ है, एक्वस है, पता लग गया अब। Yes, sir. चलिए लिखिए, we write conc for concentrate solution, we write conc for concentrate solution, DIL for dilute solution, we सर write, फिर से बोलिए। धीरे से बोल रहे हैं, we write conc for concentrate solution, DIL for dilute solution and AQ for aqueous solution, and AQ for aqueous solution to represent the nature of solution in chemical equation, to represent the nature of solution in chemical equation। उसके बाद ये पांचों एग्जांपल लिखिए, और 5 एग्जांपल्स लिखिए।
Sir, done. हो गया, सभी का हो गया। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट डिमेरिट हम लोग पढ़ेंगे। अगला डिमेरिट क्या है? स्त्री क्रिया बोलेंगी। नेक्स्ट Yes, डिमेरिट sir. Chemical equation does not represent the direction of chemical reaction. हाँ, केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे कि डायरेक्शन के बेसिस पर रिएक्शन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों रिवर्स होता है, यानी दोनों फॉर्म होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा, उसको बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। ये दोनों डायरेक्शन में होता है। और एक होता है इरिवर्सेबल रिएक्शन, जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं फॉर्म होता है, तो उसको इरिवर्सेबल रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो रिवर्सेबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच दोनों साइड एरो सिंबल देंगे, इस तरह का सिंबल देंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच R एंड P, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच क्या करेंगे? दोनों साइड एरो सिंबल देंगे। और यही किसके लिए? रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए। और इरिवर्सेबल रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच वन साइडेड एरो सिंबल देंगे, इस तरह। आई बात समझ में? जैसे देखिए N2 प्लस H2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म करता है और अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी बनता है। रिवर्सेबल रिएक्शन है, तो इस तरह से सिंबल दे दिए N2 प्लस O2, ये भी रिवर्सेबल रिएक्शन है, इनको लिख दिए। उसी तरह H2 प्लस Cl2, HCl। उसी तरह फिर है NH3 प्लस HCl, NH4Cl। ये सब रिवर्सेबल रिएक्शन है, दोनों साइड एरो सिंबल दे दिए। इरिवर्सेबल रिएक्शन रहेगा तो उसमें एक ही साइड देना है, जैसे C प्लस O2 CO2, Na प्लस Cl2 NaCl, ठीक ना? Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। तो वन साइडेड एरो सिंबल के लिए क्या करेंगे? यानी इरिवर्सेबल रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच एक ही साइड एरो सिंबल देंगे। उसी तरह फिर रहेगा Mg प्लस Cl2 MgCl2। जितना भी इरिवर्सेबल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच एक ही साइड एरो सिंबल देना। लिखिए इसमें वी राइट बोथ साइडेड एरो सिंबल, देखो यहाँ लिखा हुआ ब्रैकेट में लिख देना। वी राइट बोथ साइडेड एरो सिंबल बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। वी राइट बोथ साइडेड एरो सिंबल, ब्रैकेट में वो लिख देना है, बिटवीन reactants and products for reversible reaction. We write both sided arrow symbol between reactants and products for reversible reaction, and one sided arrow symbol फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए वन साइडेड एरो सिंबल जो नीचे में लिखा हुआ है। We write one sided arrow symbol between reactants and products for irreversible reaction,
for irreversible reaction in chemical equation. In chemical equation, to represent the direction of chemical reaction. To represent the direction of chemical reaction. अब सारा एग्जाम्पल लिखिए बोर्ड पर जो लिखा गया है। सर एक बार फिर से मिलवा दीजिए ना। We write both sided arrow symbol between reactants and products. देखो यहाँ लिखा हुआ है for reversible reaction and one sided arrow symbol between reactants and products for irreversible reaction in chemical equation to represent the direction of chemical reaction. देखिए सारा एग्जाम्पल बोर्ड पर का लिखिए। हो गया जी। Yes, sir. चलो देखो एक और लास्ट है। लास्ट में एक और पढ़े थे केमिकल इक्वेशन does not represent the reaction condition of chemical reaction. केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन के कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो केमिकल रिएक्शन के कंडीशन रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन को एरो सिंबल के ऊपर और नीचे लिख देते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल उसमें दिए थे C2H4 इथिलीन है, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है इसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में कितना टेम्परेचर पर, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और बनाता है इथेन C2H6। यानी इसमें 200 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करना पड़ेगा। नहीं, हीट करने के लिए ऐसा सिंबल देते हैं ट्रायंगल से, आना तब फिर इसको डायरेक्ट हीट लिख सकते हैं। ये जो सिंबल दिया गया है हीट का है, नहीं तो डायरेक्ट हीट चाहे तो वर्ड भी लिख सकते हैं। यानी एरो सिंबल के ऊपर और नीचे रिएक्शन के कंडीशन को लिख देंगे तो रिएक्शन का कंडीशन रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस इक्वेशन को देखने से पता लग रहा है कि इथिलीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है निकेल के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पर और इथेन का फॉर्मेशन करता है। तो कंडीशन लिखा हुआ है तो पता लग जाएगा। लिखिए, वी राइट द कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, we write the conditions of chemical reactions above and below the arrow symbol. We write the conditions of chemical reactions above and below the arrow symbol in chemical equation. We write the conditions of chemical reaction above and below the arrow symbol in
केमिकल इक्वेशन। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। होमवर्क में क्या करना है, 2 क्वेश्चन बनाना है, सारा का लैंग्वेज लिखना है। राइट सर लिखा हुआ है पहले से ही, लिखेंगे, फिर से। राइट डाउन द लैंग्वेज ऑफ all the equations. दूसरा, बैलेंस द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। से 2 क्वेश्चन होमवर्क में कंप्लीट करके आज भेज देना है सभी को अपने अपने ग्रुप में। एक कंडीशन लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, होमवर्क भी लिख लीजिए। और आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक ना।